नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है, हमने आपकी डिमांड पर अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को लिया है, जो कि पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र मध्य प्रदेश एवं भारत के अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें से एक न एक के आने की गारंटी है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इन प्रश्नों पर। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एवं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स एवं साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में खाद्य प्रसंस्करण, मानव संरचना, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्रम आदि आदि की पीडीएफ भी आप परचेज कर सकती हैं। यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 8 साथ साथ 50 एफएल टेस्ट सीरीज भी आप प्राप्त कर सकती हैं। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इसके ऑप्शन हैं आज की में। हमने अब थ्योरी पढ़ने का जैसे कि समय नहीं बचा है, तो हम आपके लिए वन लाइनर और ऑप्शन टाइप पीडीएफ लाएंगे। तो आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें। तो इसमें ऑप्शन भी दिए रहे हैं ताकि आप भ्रमित ना हो। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी स्वतंत्र और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में बेरोजगारों की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी और डी आल। तो इसका राइट आंसर डी आल। भारत में बेरोजगारी की तीनों प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। पहली तो है ग्रामीण अल्प रोजगार, दूसरी है चक्रीय बेरोजगारी, तीसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, डी शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। इसका राइट आंसर है सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, जो कि मानव विकास सूचकांक का आधार है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस बात पर करता है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार और डी आल। तो इसका राइट आंसर डी आल। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर एवं बाजार के आकार पर। इन तीनों चीजों पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो है वह सेवा क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निर्भर देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निर्भर देशीय उत्पाद। इसका राइट आंसर है बी उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया है? तो जो ड्रेन का एक सिद्धांत था वह किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गोविंद रानाडे। इसका राइट आंसर है बी दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत दिया है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, जनसंख्या से। तो इसका राइट आंसर है बी राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि, व्यय विधि। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी निवेश विधि जो है वह राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। और उपरोक्त जो तीन विधियां दी गई हैं, जैसे कि मूल्यवर्धित विधि और आय विधि, व्यय विधि, यह राष्ट्रीय आय के मापन की विधि के अंतर्गत आती हैं। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ए उपभोग तथा मांग, बी आपूर्ति एवं मांग, सी मुद्रा के प्रचलन, डी घाटे की अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर है सी मुद्रा के प्रचलन। ग्रेसम का जो नियम है वह दोस्तों मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। कोई मुद्रा का कार्य नहीं है मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थिरीकरण। तो मुद्रा का कार्य जो है वह मूल्य का स्थिरीकरण नहीं है, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हमारे नोट्स वह हैंड रिटन है, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और मात्र 550 रुपये में आपको अपने कंप्लीट यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10
चारों PDF दे देंगे, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा नंबर दिया रहता है। और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि अभी भी आप हमारे नोट्स लेते हैं, क्योंकि उनमें थ्योरी नहीं है और वह वन लाइन और फैक्ट के आधार पर है, तो अभी भी आप अपनी 100% सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये सब अवसर का आप लाभ लें। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गर्म मुद्रा। इसका राइट आंसर दोस्तों डी, गर्म मुद्रा। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह गर्म मुद्रा कहलाती है। हवाला क्या है? हवाला जो कि एक प्रचलित शब्द रहा है निरंतर भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसके ऑप्शन से विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार और डी किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो इसका राइट आंसर है ए, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। यदि हवाला के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार ही हवाला के अंतर्गत आता है। हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो और डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी कहलाती है। सफर करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, सफल करेंसी। एवं हार्ड करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। तो हार्ड में कम और सफर में अपेक्षा अधिक हो। इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। और हार्ड करेंसी से तात्पर्य वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो और सफर करेंसी से वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? ए विकासशील देशों की, बी विकसित देशों की, सी अर्ध विकसित देशों की, डी अल्प विकसित देशों की। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, विकसित देशों की। विकसित देशों की जो मुद्रा होती है प्राय हार्ड करेंसी में होती है। विकसित देशों से तात्पर्य अमेरिका आदि हैं जो कि विकसित हो चुके हैं। विकासशील देश से तात्पर्य हमारा भारत जो है वह विकासशील देश के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह निरंतर विकास के लिए उन्नत है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके ऑप्शन से ए सस्ती हो जाती हैं, बी महंगी हो जाती हैं, सी बिल्कुल नहीं मिलती और डी प्रचुरता से मिलती हैं। इसका राइट आंसर है बी महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की जो वस्तुएं हैं वह महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मंदी, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति। इसका राइट आंसर है सी, मुद्रास्फीति जो है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति के अंतर्गत आती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, डी उत्पादन में वृद्धि। इसका राइट आंसर है सी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति जो है वह मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है पाउंड स्टर्लिंग से, डॉलर से, SDR से, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? पहले सिक्कों की मुद्रा का प्रचलन था, परंतु यह प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा कागज की जो नोट होते हैं उनका प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? ए 1542 ईस्वी से, बी 1601 ईस्वी से, सी 1680 ईस्वी से और डी 1806 ईस्वी से। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, 1806 ईस्वी से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, अवमूल्यन के बारे में जानेंगे, निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर है डी, निर्यात को प्रोत्साहित करना अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। यदि अवमूल्यन के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो निर्यात को प्रोत्साहित करना अवमूल्यन का उद्देश्य कहलाता है।
अब आपको जैसा कि ज्ञात है कि परीक्षा का समय नज़दीक आने वाला है, तो आप निरंतर जितने से जितने आपके पास ऑप्शंस हो या वन लाइन और फैक्ट हो, उन्हें पढ़ने के लिए प्रयास करें। थ्योरी पर थोड़ा कम ध्यान दें क्योंकि अब मात्र 20 दिन बचे हैं। रुपयों को चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? ए 19 अगस्त 1942, बी 19 अगस्त 1994, सी 30 मार्च 1994 और डी 30 मार्च 1995। इसका राइट आंसर दोस्तों भी 19 अगस्त 1994 को रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया था। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस द्वारा खालिस्तान द्वारा दिए जाते हैं। यदि बैंक की कोई भी नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है तो वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय बैंक संघ, सी आरबीआई, डी राज्य स्तरीय बैंकर समिति और डी राज्य सरकार। इसका राइट आंसर है सी आरबीआई। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक के नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी मुंबई। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में स्थित है। इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया था। अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित करना। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक जो विनिमय दर है वह चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित है। मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। मुद्रास्फीति से बाजार में महंगी हो जाती हैं वस्तुएं। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी में होती है? तो विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वह प्राय हार्ड करेंसी में होती है। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह गर्म मुद्रा कहलाती है। कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं है। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से आप प्री और मेंस के नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और हम निरंतर आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाएंगे चैनल एवं नोट्स के माध्यम से। तो घर बैठे आपके लिए सर्वोत्तम माध्यम है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी जानकारी मिलती रहे। हमारे जो नोट्स हैं आप एक बार जरूर लें ताकि आपको ज्ञात हो कि हमारे नोट्स कितनी व्यवस्थित बनाए गए हैं, टू दी पॉइंट्स बनाए गए हैं, टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं और आप देखेंगे एग्जाम की बात कि उसमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चंस आए हैं। तो आप वंचित ना रहें, आज ही हमारे नोट्स परचेस करें। साथ ही साथ 50 FLT टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकती हैं जिससे आपके पास 5000 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।